बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री आमिर सुभानी जी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक श्री मुकुंद दास जी, विभागीय जांच आयुक्त सुश्री अमिता पॉल जी, आपदा प्रबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री व्यास जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, बिहार प्रशासनिक सेवा के और विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, छायाकार बंधुओं, आज सिविल सेवा दिवस है और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और बिहार में पहली बार सिविल सेवा दिवस का आयोजन हुआ है और हर वर्ष 21 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाएगा। सुभानी साहब ने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी दी है। 21 अप्रैल को क्यों सिविल सेवा दिवस का आयोजन होता है। केंद्र सरकार के द्वारा इसका आयोजन पहले से होता रहा है। आज भी दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, लेकिन राज्य में इस सिविल सेवा दिवस का आयोजन हो, इसका निर्णय लिया गया और ये अच्छी बात है। और आज के दिन कई लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है, जिलों को पुरस्कृत किया गया। लोक सेवा कानून के अंतर्गत जिन जिलों ने सबसे अच्छा काम किया है उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और ये जो लोक सेवा कानून, लोक सेवा अधिकार कानून बनाकर 2011 से लोक सेवा केंद्र की स्थापना करके जो लोगों को सुविधा प्रदान की गई, उसकी बहुत प्रशंसा हुई और लोगों को इससे सहूलियत हुई। पहले सर्टिफिकेट आदि के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था और जब हम लोगों ने लोक सेवा अधिकार कानून बनाकर इसे लागू किया 15 अगस्त 2011 से, और फिर उसके बाद तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी सेवा यात्रा पर निकला और यह समझने के लिए कि जब कोई नई चीज कर रहे हैं तो उसको क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयां आ रही। जब हमने शुरू किया फील्ड विजिट और उसमें देखा, कई केंद्रों पर हम गए और वाकई बहुत कठिनाई थी। पहले कोई फॉर्मेट ही नहीं था, इस फॉर्मेट में लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्मेट थे, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। और उसके बाद कहाँ किस प्रकार से कठिनाई आ रही है लोगों को, या इस कार्य में लगे हुए जो हमारे प्रशासनिक तंत्र के लोग, उन सबों की कठिनाइयों को देखते हुए उसमें काफी सुधार किया गया। और प्रारंभ में जो लोक सेवा प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी वह ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे उसको घटाया गया। अब मैं समझता हूं कि भूमि रिलेटेड जो प्रश्न है, दाखिल खारिज आदि के प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामलों में अब सप्ताह दिन का समय निर्धारित है और कई मामलों में तो एक दिन यानी हाथों हाथ होता है। तो इस प्रकार से इसमें काफी सुधार आया और 13 करोड़ से ज्यादा
आवेदन पत्रों का निष्पादन किया गया। तो अब एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, ये संस्थागत रूप इसने धारण कर लिया। और कई बार हमने देखा कि इसमें भी मिडिल मैन की भूमिका हो रही है और जगह जगह से शिकायत मिलती थी। तो मैंने उस बीच में कहा था जिलाधिकारियों को कि आप अपनी पहचान बिना बताए किसी लोक सेवा काउंटर पर चले जाइए और देखिए कि होता क्या है, और उसका भी बहुत लाभ हुआ। उसके चलते पता चला कि कहाँ कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह से इसमें हर प्रकार से सुधार लाया गया जहां आवश्यकता थी, और आज उसी का परिणाम है कि इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। एक आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए मुख्यतः तो सबसे अधिक संख्या इन्हीं की होती है जिससे एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उसका 75% हिस्सा इन्हीं का। तो अब लोगों को दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार से लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए और उसके लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो इससे काफी सहूलियत हुई और लोक सेवा केंद्र लोगों के बीच में प्रचारित। एक और दूसरी बात जब हमने देखा, उसमें भी इस कानून के अंतर्गत भी हम लोगों ने अपील का प्रावधान रखा। तो देखा यह जा रहा है इस मामले में कि अपील का जो प्रावधान है उसका उपयोग बहुत कम होता है। तो प्रारंभ में हम लोगों को ऐसा लगा कि अपील के प्रावधान का ठीक ढंग से प्रचार नहीं किया गया। तो हम लोगों ने इसकी भी शुरुआत की कि अपील के भी प्रावधान है, अगर आपको संतोष नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि अपील बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि बगैर अपील के लोगों के आवेदन पत्रों का निष्पादन हो रहा है और समय से हो रहा है। और नियमित तौर पर उसके बारे में जो मुझे भी जानकारी मिलती है आधिकारिक तौर पर, तो मैं उसको देखता हूँ कि अब ये जैसा हमने कहा ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा सभी अधिकारी यहाँ बैठे हुए, लेकिन फिर भी एक बड़ी चीज हुई और कई राज्यों के लोग आए। आज नहीं, आज से 4 साल 5 साल पहले, 3 साल पहले लोग आए देखने के लिए कि आखिर आप लोगों ने किया क्या, और कई राज्यों ने यहाँ आकर देखा और फिर अपने यहाँ इसको लागू किया। तो आज कई राज्यों में, शायद अधिकांश राज्यों में अब इस प्रकार का कोई न कोई कानून बनाकर इसे लागू किया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हाँ, हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिया और उसका बिहार में इतना अच्छा असर हुआ कि इसकी चर्चा बिहार के बाहर हुई। तो ये प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक ठोस कदम साबित है। सबसे पहले जब लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ तो उससे एक बहुत जागृति आई। अब ये डिबेट अपनी जगह पर है, कई लोग कहते हैं कि साहब इसमें अनावश्यक सूचना लोग मांगते हैं, उसमें नहीं जाता हूँ मैं। इसलिए कि जब सूचना का अधिकार है तो अगर कोई अनावश्यक सूचना भी मांग रहा है, फिर भी आवश्यक सूचना भी तो मांग रहे लोग। तो अगर कुछ लोग अनावश्यक सूचना प्राप्त करते हैं, उससे कुछ परेशानी होती है, नाहक समय लगता है, वो अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि इससे आवश्यक सूचना भी मिलती है इसलिए इसकी उपयोगिता है और इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लेकिन वो देश भर का काम और पूरे देश में लागू हुआ। हम लोगों के राज्य में जो लागू है प्रभावी ढंग से लागू हुआ। और उसके बाद जो बिहार का अपना इनिशिएटिव हुआ, राज्य ने कानून बनाया, लोक सेवाओं का अधिकार कानून, वह प्रभावी साबित और उपयोगी तो है ही, लोग इसका उपयोग करते हैं। वरना 15 अगस्त 2011 और आज देख लें तो 5 वर्ष के अंदर 13 करोड़ आवेदनों का निष्पादन हुआ। तो ये कोई मामूली बात नहीं। अब इससे हम लोग सोच सकते हैं कि कितने लोग आवेदन पत्र लेकर जाते होंगे सर्टिफिकेट्स के लिए, किसी को नौकरी के लिए दरखास्त देना है तो उनको इसकी आवश्यकता थी और इसके लिए वो चक्कर काटते होंगे। आज
उससे उनको मुक्ति मिली और अब बहुत ही सहज ढंग से समय सीमा के अंदर उन्हें ये सेवाएं मिल रही, तो प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक ठोस कदम ये साबित हुआ। इसी प्रकार से अब अगली कड़ी में हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पिछले वर्ष बनाया, जो ये 2006 से हम प्रयोग कर रहे हैं। मैंने अपने स्तर पर शुरू किया जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। हमने इसे कभी मुख्यमंत्री का जनता दरबार नहीं कहा, इसका नाम हमने प्रारंभ से दिया जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। और इसी प्रकार से नियम बनाकर क्षेत्रों में भी डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभिन्न स्तर पर जो भी अधिकारी हमारे फील्ड में हैं, उन सबों को एक नियत दिन पर यह कार्यक्रम आयोजित करना होता है और यह अनिवार्य है। तो इससे बहुत लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं और कुछ हद तक समाधान भी होता है। तो 10 वर्षों से हमने यह प्रयोग किया है और ये हमने महसूस किया कि अब इसे जनता को शिकायत के निवारण का अधिकार मिलना चाहिए, कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए गत वर्ष ही कानून बनाया गया और इस साल उसकी नियमावली भी बना दी गई और अब उसे लागू कर। सुभानी साहब ने तो आश्वस्त किया था इन्हीं से पूछ करके, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर 1 मई से लागू करने का विचार था, लेकिन इसके लिए अधिकारियों का ओरिएंटेशन और इसमें जो जिन लोगों की सेवाएं हम लेंगे, नए लोगों को लोक शिकायत निवारण केंद्र पर, उनकी ट्रेनिंग, एक तो उनका सिलेक्शन और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, तो इन सब कार्यों में समय और बीच में चूंकि इसी बीच में पंचायत का चुनाव भी चल रहा, पंचायती राज संस्थाओं का, तो इसलिए उसको 1 महीना बाद हम इसे जून के पहले सोमवार से लागू करेंगे, 6 जून को, और 5 जून को सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में पूरे बिहार में बड़ा आयोजन होगा। क्योंकि 5 जून को अगर कोई लोक शिकायत निवारण केंद्र पर जाएगा तो छुट्टी का दिन 5 रविवार, तो उस दिन उसको कठिनाई होगी। इसलिए व्यावहारिक रूप से तो 6 जून से ये सेवा अधिकार का उनको लाभ मिल सकेगा, लेकिन 5 जून को बड़े पैमाने पर इसकी लॉन्चिंग होनी चाहिए और इसके लिए सब डिवीजन के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, विभागों के स्तर पर काम हो रहा है। इसके लिए जैसे लोक सेवा केंद्र RTPS काउंटर बना हुआ है, उसी तरह से लोक शिकायत निवारण केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है प्रत्येक सब डिवीजन में, प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर एक समेकित पटना में, राजधानी में बनाया जा रहा है, ताकि लोग आएंगे और जिस प्रकार से लोग दरखास्त देंगे शारीरिक रूप से उपस्थित होकर देंगे, ऑनलाइन देंगे, जिस तरह से लोग देंगे, ईमेल से देंगे, या इसके लिए हम लोग कॉल सेंटर भी बनाएंगे, तो इन सब चीज़ों का, लेकिन उसके बारे में सारे कार्य एक स्थान पर ही, तो इसके लिए एक बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है जो सूचना भवन है उसी के पास, नेहरू पथ पर ही, जिसको आप सब लोग डेली रोड करते हैं, तो उसी पर इसका निर्माण किया जा रहा है और उसका निर्णय लिया गया। तो वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर राज्य स्तर पर कोई शिकायत का निवारण वो चाहते हैं तो सीधे उस विभाग के काउंटर पर जा सकते हैं और अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसी तरह से सब डिवीजन के स्तर पर और जिले के स्तर पर, और इसके लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है और उस पर नियुक्ति की जा रही है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वतंत्र रूप से काम करें। सब डिवीजन या जिले में जो है, ऐसा नहीं है कि वो डीएम के अधीन, वो स्वतंत्र रूप से सामान्य प्रशासन विभाग से सीधे जुड़े हुए, और राज्य स्तर पर भी जो विभागीय स्तर पर भी जो काम करेंगे वो विभाग से नहीं जुड़कर
बल्कि सीधे सामान्य प्रशासन विभाग, क्योंकि यही इसका प्रशासनिक विभाग उससे जुड़े होंगे और उनकी सहायता के लिए जो भी कर्मियों की आवश्यकता है वो दी जा रही है। एक एक चीज को रजिस्टर किया जाएगा और इसका कंसेप्ट यही है कि अगर कोई शिकायत करता है तो आज तक देश भर में या अपने यहाँ यही देखा गया कि कोई किसी के पास अगर कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई का अवसर है। अब जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री हो या जनता के दरबार में डीएम हो या जनता के दरबार में स्टेशन पे SHO थाना प्रभारी सुन तो सकते हैं, सुनवाई का अधिकार तो है, लेकिन इसमें निवारण की गारंटी नहीं। हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन ये उन्हें अधिकार नहीं मिला। एक अवसर उनको जरूर मिला अपनी शिकायतों को रखने का, लेकिन शिकायत का निवारण हो ही जाएगा अगर वो शिकायत निवारण होने योग्य है। अब कोई नौकरी मांगने आता है तो कोई शिकायत है वो तो नौकरी मांगने वाली बात होगी, लेकिन कोई शिकायत है राज्य सरकार की कोई योजना चल रही है और उस योजना का लाभ उसे मिलना चाहिए, उस योजना के लाभ से वो वंचित कर दिया गया तो इस प्रकार की शिकायत है। कोई इंदिरा आवास है, उसका वेट लिस्ट बना हुआ है, उसके नीचे वाले को मिल गया है और उसको नहीं मिला, इस प्रकार की शिकायतें लोगों कराते हैं। तो ये तो उदाहरण के तौर पर है, इस प्रकार की कई बातें हो सकती हैं। अब राशन वितरण होता है, फूड सिक्योरिटी लॉ है, उसके अंतर्गत किसी को शिकायत है या अनेक प्रकार की शिकायत है, किसी को रूट के संबंध में शिकायत है, किसी भी चीज के बिजली के संबंध में शिकायत है, पुलिस के संबंध में भी कोई शिकायत है। जो अनुसंधान का कार्य है, इन्वेस्टिगेशन का काम तो पुलिस का है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो पुलिस से रिलेटेड है। अब किसी की शिकायत हो सकती है कि भाई हम विटनेस हैं या हमने केस किसी पर दायर किया है और हमको धमकी दी जाए, ये तो शिकायत है, इस शिकायत का तो निवारण करना पड़ेगा। तो ऐसी शिकायतों का निवारण किसी भी विभाग से संबंधित हो, और इसमें एक बात का ख्याल रखा गया इस कानून को बनाते हुए कि इसमें जो शिकायत करेंगे तो जैसे RTI एक्ट बना हुआ है, तो जो सूचना के अधिकार कानून में पूरा का पूरा संस्थागत व्यवस्था है, तंत्र भी स्थापित है, इसलिए अब RTI से संबंधित कोई शिकायत लेकर यहाँ नहीं आ सकते, उसको इंटरटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए अलग कानून है और उसके लिए पूरा इंतजाम है। RTI के लिए कौन सा सूचना लोक सूचना पदाधिकारी है वो देगा, नहीं देने पर अपील है, आयोग तक बना हुआ है, इसलिए उससे संबंधित कोई शिकायत इसमें नहीं ली जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक डुप्लीकेशन होगा और अंततोगत्वा इसके लिए निर्धारित संस्था इसको डील कर। उसी तरह से लोक सेवा कानून, अब लोक सेवा कानून के लिए भी नीचे से ऊपर तक तंत्र विकसित कर दिया। कौन जिम्मेवार है, किनको अधिकार देना, उसका काउंटर बना हुआ, अपील का प्रावधान, तो उससे भी संबंधित कोई मसला यहाँ नहीं आ सकता। और तीसरा, बहुत सारे लोग चले आते हैं जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं, तो जो न्यायालय से संबंधित मामला है उस मामले को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसलिए अगर कोई न्यायालय से संबंधित मामले हैं तो उसको इसमें इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और चौथी चीज है सेवा संबंधी, जितनी सेवाएं हैं सरकार के अंतर्गत, सर्विसेज हैं, उससे संबंधित कोई शिकायत, जैसे हमारा अपना अनुभव है जो हम लोग जनता के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मामले, अभी अगर पिछले सोमवार को देखें तो जितने लोग आए उसमें से लगभग, क्योंकि मैं इस बात का अपने आप दिन भर जो लोगों की बात सुनते हैं या उनके एप्लीकेशन को देखते हैं, तो मुझको ऐसा लगा 50% से ज्यादा मामले सर्विस मैटर से, सर्विस से संबंधित। अब ये लोक शिकायत निवारण कानून में अगर सर्विस से संबंधित मामले लिए जाएंगे तो फिर मुश्किल आएगी। इसलिए सेवा से संबंधित मामले, चाहे किसी का पेंशन का मामला हो या पद्धति का मामला हो
या विभागीय कार्रवाई का मामला हो, इससे संबंधित कोई शिकायत इस कानून के अंतर्गत इंटरटेन नहीं किया जा सकता है। तो 4 वर्जना है और इसके बारे में कानून में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया। और इसके अतिरिक्त जितने भी मामले जो राज्य सरकार से संबंधित है, उसके कार्यक्रमों से संबंधित है, उससे संबंधित शिकायत का निवारण करना होगा और शिकायत का निवारण होना ये उनका अधिकार है लोगों का। ग्रीवांस रिड्रेसल का अधिकार दिया है। अब सिर्फ सुनवाई का अधिकार नहीं, सुनवाई के अवसर पहले भी थे, लेकिन अब सुनवाई के अलावा उसका निवारण, यही फर्क है। तो एक बड़ा प्रयोग हो रहा है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव, इसलिए आप सब आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बैठे हैं। ये कारगर ढंग से इसको अगर आप लागू कर देते हैं तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इसका क्या प्रभाव होगा। लोग आमतौर पर इसको देखते नहीं, लेकिन 10 वर्षों से हमने देखा, इसके पहले जनप्रतिनिधि के नाते कितने एप्लीकेशन लोग देते थे अपनी शिकायत, और हम लोगों का ये काम एक जनप्रतिनिधि के नाते रहा है कि भाई उन शिकायतों को अपनी चिट्ठी लगाकर संबद्ध अधिकारी को भेजना, या जिस स्तर की शिकायत हो उस स्तर पर भेजना। आप किसी भी कार्यालय में देखिए तो कितने पत्र आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं शिकायतों से। तो एक लंबे काल से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लोगों को संतोष नहीं है। तो अब उनके असंतोष का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि अब ये राइट बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने अपनाया, ये अधिकार ही उनको देंगे। तो अब ये सिविल सेवा का अब ये दायित्व है कि इसे इफेक्टिवली अप्लाई, और ये हो सकता है, ये किए जाने योग्य, क्योंकि हम लोगों ने जितने जो अनुभव प्राप्त किया है, बहुत सारे मामले, थोड़ा अगर ध्यान दे दे कोई तो सुनेगा। अब लोक शिकायत निवारण अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है तो संबंध करेगा। तो अगर जिस अधिकारी से संबंधित होगा उनको वो बुलाएंगे निर्धारित तिथि पर, और उस दिन शिकायतकर्ता को भी बुलाएंगे और आमना सामना उनको करा देंगे कि भाई ये इनकी शिकायत है, इसका निराकरण कैसे हो। तो इसका निराकरण हो जाएगा एक समय सीमा के अंतर्गत। तो अभी तो 2 महीने का समय रख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अवधि भी घटेगी, क्योंकि नया चीज किया जा रहा है और अभी बहुत सारे चीजों को सोशलाइज करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो समय, जैसे लोक सेवाओं के लिए 45 दिन से घटते घटते 7 दिन पर आ गया, तो उसी प्रकार से शिकायतों के मामले में, लेकिन फिलहाल इसको शुरू किया जा रहा है, शुरू करने का विचार है। अब इसके लिए प्रॉपर प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन दोनों करना आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बहुत ही ठोस और प्रभावी पहल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम यहाँ होगा तो ये पूरे देश के प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में यह सहायक साबित है। इसलिए बिहार के अधिकारियों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम लोगों ने जो कुछ भी किया, इतने दिनों के अपने अनुभव के आधार पर किया, और ये हम लोग मान कर चलते हैं कि अब इतने कार्यों को आपने निपटाया कि अब इस काम को किया जा सकता है। और अगर हम एक समय सीमा के अंदर लोगों के शिकायतों को का निष्पादन कर देंगे तो प्रशासन पर भरोसा कितना पैदा होगा, काफी भरोसा पैदा होगा। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या है? लोगों का भरोसा। हम लोग का रिन्यूअल तो 5 साल पर होता है, रिन्यूअल होता भी है या रिजेक्शन होता है। आप लोगों के लिए तो जब एक बार सेवा में आ गया तो 60 साल सही है, क्योंकि इस बीच में अगर कोई कार्रवाई होनी है तो उसके लिए भी संवैधानिक व्यवस्था और कानून बने हुए, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी। और जो सिविल सेवा है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन। और फिर एक तरफ तो हमने कहा ये प्रशासनिक सुधार किया, दूसरा पहलू है इतने दिनों से विकास के कई काम, अब कितने बड़े बड़े काम, कितनी बड़ी संख्या में स्कूलों का निर्माण, हम कितने बच्चों को डील कर रहे हैं। 2 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। कई मुल्कों की आबादी उतनी नहीं है,
उतने हमारे राज्य में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पर से लेकर माध्यमिक स्तर तक। तो इतने छात्रों को लाभ पहुंचाना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, इन सबों का लाभ मिला। नतीजा हुआ कि उपस्थिति बढ़ी और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या घट गई, 1% से भी नीचे चली। उसी तरह से ड्रॉप आउट की भी संख्या घटी। तो काम तो बहुत किया है आप लोगों ने, कोई साधारण काम नहीं किया है। हेल्थ केयर सेक्टर में देखिए तो जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर था, जहां जब 2006 के फरवरी में एक सर्वे कराया गया तो पता चला कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महीने में औसतन 39 मरीज आते हैं, 39। मतलब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक दिन में एक या कभी कभी भूले भटके तो। इतना बड़ा हेल्थ सेंटर, इतने डॉक्टर, कंपाउंडर, पैरामेडिक स्टाफ, सारी व्यवस्था, और उसके बाद लोग नहीं आते थे, ठीक से संचालन नहीं होता था। लेकिन आज एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एवरेज एक महीने में 8,000 मरीज आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत कुछ नहीं किया गया। मैं सड़कों की, पुलों की, बिजली की बात तो आगे कहूँ, वो तो सबके लिए विजिबल है। सड़कें बनती है तो उसकी विजिबिलिटी है, पुल बनता है तो विजिबल है, लोग देखते हैं कि पुल बन रहा है। बिजली आ गई तो महसूस करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये सारा काम हुआ। लेकिन हमारे यहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा। किसी भी काम को करने के लिए कितने केंद्र की जरूरत है, कितने स्कूल की जरूरत, कितने हेल्थ सेंटर की जरूरत है। अगर दवा भी देना है तो कितनी बड़ी मात्रा में दवा का प्रोक्योरमेंट करना है आपको। तो काम तो बहुत बड़ा है। बिहार में जो कोई भी काम कीजिएगा तो उसका साइज और वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वो करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम बहुत। अब इसके अलावे और कुछ करना है, इसलिए हमने 7 निश्चय किया। अब 7 निश्चय में अब देखिए, जो हम लोगों ने प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक बहुत काम किया, उसके परिणाम अच्छे आए। लेकिन हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे कम जाते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मात्र 13%, इसको कम से कम 50% होना चाहिए अगर सचमुच आप इस राज्य को विकसित बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी जरूरी है। तो अब हम लोगों ने 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके अलावे जो लोग गरीबी के कारण नौकरी की तलाश, रोजगार की तलाश नहीं कर पा रहे हैं, वैसे 20 से 25 साल आयु वर्ग के युवाओं को 2 वर्ष तक हर महीने 1,000 रुपए का सेल्फ हेल्प अलाउंस हम देंगे। हम इसको बेरोजगारी भत्ता नहीं कर रहे, इसको हमने कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं कहा, इसको कहा सेल्फ हेल्प अलाउंस। वो अपनी सहायता करें। आज कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है तो घर से वहां तक जाएगा, उसके लिए बाहर जाने के लिए उसको पैसा चाहिए, चाहे रोड जर्नी करना हो या रेल जर्नी करना, और कहीं वहां ठहरना पड़ा तो उसको रुकने के लिए पैसा चाहिए। हर बार माँ बाप नहीं दे सकते हैं पैसा, इसलिए उनको रोजगार तलाशने के लिए सेल्फ हेल्प अलाउंस, स्वयं सहायता भत्ता, इस तरह का काम हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, सेल्फ हेल्प अलाउंस का, कौशल विकास का। आज बगैर कोई सॉफ्ट स्किल के, कंप्यूटर के ज्ञान के किसी को कोई काम ही नहीं मिल सकता। तो हर किसी को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो जाए, जिसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं आप लोग। उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल, ठीक से अगर संवाद वो कर सके हिंदी या अंग्रेजी में, बोल चाल ठीक से कर ले, तो उसको रोजगार की, उसके लिए रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। तो ये है, हर घर को नल का पानी देना, हर घर में बिजली का कनेक्शन देना, हर घर में शौचालय बनना। अब ये शौचालय की योजना इतने दिनों से चल रही है, पैसा रहते हुए भी शौचालय कम बने। क्योंकि शौचालय बनाया कैसे जाए, इस पर बहुत नियम बदलते रहे। अब हम लोगों ने तय किया है कि भाई बेनिफिशियरी को जितने पैसा दीजिए। अब उसके पास, गरीब के पास इतना पैसा तो है नहीं कि शौचालय बनाकर क्लेम आपसे करेगा। आप उसको, बेनिफिशियरी को आप चिन्हित कीजिए और उनको एडवांस दीजिए एक हिस्सा, ताकि वो एक स्तर तक बना ले
और फिर उसको दूसरा हिस्सा दीजिए जिस प्रकार से इंदिरा आवास में देते हैं। तो सारी बातें हो रही है, कई चीजें अनुभव के आधार पर देखी जा रही है। तो शौचालय का निर्माण या गांव के अंदर या शहर कस्बों में भी जो अंदर की गलियां हैं या उसके नाले हैं उनका पक्कीकरण हो, तो ये सारी चीजें की जा रही। और 7 निश्चय में एक निश्चय तो महिलाओं को 35% राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का था, वो तो हम लोगों ने लागू कर दिया। अब आगे से जो भी सेवाओं में जाएंगे, नियुक्ति के लिए निकलेगा, वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें 35% महिलाओं को मिलेगा। तो एक निश्चय को तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन 7 निश्चय के इतने काम हमको कई इंस्टीट्यूशन खोलने। अब आप लोगों को, अब जो भी IAS पदाधिकारी DM हैं, उनको इनिशिएटिव लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, ITI के लिए, GNM, ANM स्कूल्स के लिए जगह तलाशना पड़ेगा। ये मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रोएक्टिव रोल अदा करें, क्योंकि राज्य सरकार ने यह निर्णय ले कि हम इतना खोलेंगे। अब जिस जिले में सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे जमीन मिलने पर, हम लोग उनको भी पुरस्कृत करेंगे कि भाई जो निर्णय हम लोगों का हो चुका है, जब हर जिले में पॉलिटेक्निक खोले, हर सब डिवीजन में ITI खोले, हर जगह जो भी सब डिवीजन है वहां पर ANM और GNM का खुलना है। तो अगर जिस जिले में इनिशिएटिव लेकर जिला प्रशासन अगर पहले खोल देता है तो पुरस्कार के लायक वो जिले को सम्मानित किया जाएगा, ताकि 5 साल के अंदर हम लोगों को ये लागू करना। और जो इतनी बड़ी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और अब चाहे वो जनरल एजुकेशन में जाए या टेक्निकल एजुकेशन में जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाए, मैनेजमेंट पढ़े, तो कहीं भी पढ़े, CIMT में पढ़े या कहीं पढ़े, सिर्फ उनको नहीं मिले, या इंजीनियरिंग या मेडिकल वालों को सिर्फ नहीं मिले। आपको अगर जनरल एजुकेशन में भी जाएंगे उनको भी 4 लाख के लिमिट जो आवश्यकता हो उतना उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। बैंकों के साथ सारी बात सहमति बन गई है और राज्य सरकार ने गारंटी भी दी, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं हो। लेकिन बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ यूथ आए, इसके लिए स्वयं सहायता भत्ता के लिए, कौशल विकास के लिए, तो हर जिले में हमें एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलना। अब जगह चिन्हित हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी खोलना है, इसलिए 2 अक्टूबर से इसको लागू करना। हमने देखा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 7-8 यूथ आए कि हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ कब मिले। बहुत नहीं आया, लेकिन कुछ तो आना शुरू हो। मतलब लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा, कहाँ एप्लीकेशन देना है। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर से ये यूथ रिलेटेड ये मसले वहाँ डील किए गए और उसको खोल देना 2 अक्टूबर को बापू के जन्मदिन के अवसर पर। तो सारी बात हो गई है शायद, और उसके लिए 15 सितंबर तक की पूरी तैयारी रहेगी। 15 दिन ट्रायल करेंगे ताकि किसी भी तरह से MIS में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और वो इफेक्टिवली और बहुत ही ठीक ढंग से लागू। अब कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जिले बड़े हैं, छोटे हैं, यूथ की संख्या को देखते हुए आकलन किया जा रहा है। क्या एक उम्मीद है कि कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से उतने काउंटर बनाए जा रहे हैं। तो हर चीज के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक नजरिया अपनाते हुए निर्णय लिया जाए और इन सब चीजों को समय सीमा के अंदर करना। और वाईफाई का कनेक्शन मुफ्त देना हमको हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, काम पूरा IT डिपार्टमेंट कर रहा है। तो एक समय सीमा के अंदर सारे हो जाए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो हम लोग उनको वेंचर कैपिटल फंड हम लोगों ने गठित किया है। तो इन सब पहलू पर कदम उठाए जा रहे हैं और उसमें सिविल सेवा की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी इनको क्रियान्वित करना। अगर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर ठीक से काम किया, बगैर किसी व्यवधान के वो काम होता है, उसमें कोई मिडिल मैन किसी भी प्रकार से इंटर नहीं कर पाया, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, और किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। डेट जो मिला उस डेट पर उनका पूरा का पूरा उनके एप्लीकेशन का डिस्पोजल, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन आप लीजिएगा, आप ही को बैंक के लायक उसको बनाकर
एप्लीकेंट से लेकर निर्धारित तिथि पर भेज देना, और बैंक कुछ करेगा ही नहीं, आप जिसका भेजिएगा उसको सैंक्शन। इसलिए वैसी स्थिति में जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी। इसलिए इन सब चीजों को देखने के लिए और विभागों की सहायता करने के लिए विशेषज्ञों और पेशेवर लोगों की मदद पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ स्टाफ स्ट्रेंथ कम है, वैकेंसी है, नियुक्तियां नहीं हो पाती, वो एक अलग प्रश्न है। हमने लोक सेवा आयोग हो या कर्मचारी चयन आयोग हो या नए हम लोग तकनीकी सेवा के लिए गठित कर रहे हैं या पुलिस अवर सेवा चयन पर्षद, हर किसी को चाहिए अपना एनुअल कैलेंडर प्रकाशित करना, किस तारीख को पहला एग्जाम होगा, कब क्या होगा, किस विषय का होगा, और ऐसा अगर होता है और जो जिसको कहिए अर्हता एक समान है, उस हिसाब से अगर एक एग्जाम के जरिए हम सभी प्रकार की सेवाओं के लिए चयन करेंगे तो हम लोगों को सहूलियत होगी। वरना एक एक काम के लिए जो कठिनाई आ रही है, सरकार चाहती है, पद सृजित है, बजट का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन चयन नहीं हो रहा, तो बहुत कठिन बात है। इसलिए इन सब चीजों में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, और मैं समझता हूँ सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित चयन आयोगों के साथ बात करके, सेवा आयोगों के साथ बात करके इसको अंतिम रूप दे रहा है। लेकिन इन सब चीजों में तो समय लगेगा। इस बीच हमें लागू करना, हर घर में नल का पानी पहुंचाना। आज पूरे बिहार में मात्र 4% लोगों को नल का पानी मैसर, और जितनी योजनाएं स्वीकृत है पीएचईडी में, अगर उनको क्रियान्वित कर दिया जाएगा तो वो बढ़कर 22% पर पहुंचेगा। लेकिन हमें तो हर घर में नल का पानी पहुंचे, तो वैसी स्थिति में अगर मिशन मोड में हम नहीं इस काम को करें, विकेंद्रित करके इस काम को नहीं करें, तो फिर उसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो यह अप्रोच अपनाया जा रहा है। इसलिए बिहार विकास मिशन का गठन, जो हमारे जो भी संबंधित विभाग हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए, प्रोफेशनल्स हो, पेशेवर हो, अन्य प्रकार की भी जो उनको हैंड्स की जरूरत है, वो हैंड्स उनको समय पर मिल जाए ताकि ये काम कर सकें। और दूसरी बात है, एक तरह से ये प्रशासन में बदलाव भी लाए, सोच में बदलाव लाए। आज जो हम चल रहे हैं, जो पहले से बने हुए जो रूटीन और तरीके, उसके आधार पर काम हो रहा है, लेकिन उतना काम और निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संभव नहीं। इसलिए एक मिशन मोड में काम करने का निर्णय हुआ है, और मैं समझता हूं कि जो 7 निश्चय हैं इनका क्रियान्वयन होता है तो बिहार को उदाहरण बन जाए। हम सब लोगों को मालूम है कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, और हमको निकट भविष्य में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, क्योंकि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा कौन इन्वेस्टर आकर यहाँ पैसा लगेगा। हाँ, और कम राशि के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लेकिन कम राशि के इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है। 8,000 करोड़ रुपए के करीब का इन्वेस्टमेंट हुआ, और बढ़ेंगे। हम लोग नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति मिला है, और सहूलियत देंगे, आएगा। लेकिन मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए कि अपने बिहार में ये डबल डिजिट में ग्रोथ रेट कंटिन्यू कर रहा है। सारे लोग जो एक्सपर्ट्स लिखने के लिए बैठते हैं तो कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट का क्या है, बस एक रूटीन तौर पर सोचने का जो नजरिया है, कहीं इन्वेस्टमेंट कितना है, अरे इन्वेस्टमेंट कितना है, हमारे लोग। अब अभी शराबबंदी लागू, ये जो शराब में पैसा बर्बाद हो रहा है, अब ये पैसा बचेगा वो दूसरे कार्यों में खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी को और इंप्रूव करेगी। किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बगैर आज बिहार में डबल डिजिट ग्रोथ रेट है, और ये 7 निश्चय और शराबबंदी, इसके आधार पर तो ये डबल डिजिट ग्रोथ रेट कंटिन्यू करेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, हमको पूरा भरोसा है। हमने देखा है, अगर स्कूलों का निर्माण करना था, अगर भवन निर्माण विभाग को दिया जाता, भवन निर्माण विभाग की उतनी क्षमता नहीं है कि प्रत्येक गांव में स्कूल बनाए, बहुत समय लगता, दिक्कत होती। जब शिक्षा समिति को विकेंद्रित करके पैसा दे दिया गया और बिल्डिंग का डिजाइन बता दिया गया, तो कितने बड़े पैमाने पर स्कूलों का निर्माण।
आज कोई भी जाता है गांव में तो उसको दिखता है, विजिबल है, हमारा स्कूल विजिबल है, लोगों को दिख रहा है। तो यही अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और उसका क्या फायदा हुआ कि स्थानीय बाजार विकसित हो गए, क्योंकि लोकल लेवल पर सब कुछ प्रोक्योर करके बनाना है। तो जो बिल्डिंग मटेरियल की आवश्यकता थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आवश्यकता थी, उसकी उपलब्धता हो गई वो छोटे स्तर पर, तो बाजार बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया। तो उसी प्रकार से जब ये हर घर में नल का पानी पहुंचाना है तो बड़ा बड़ा टेंडर होता है और उसको क्रियान्वयन करने में कितना वक्त लगता है वो सबको मालूम। तो इस अप्रोच से इकोनॉमी हमारे यहाँ की और सुदृढ़ होगी और पुष्ट होगी। इसलिए सिविल सेवा के अधिकारियों को इन तमाम चीजों पर तो ध्यान देना ही है और एक चुनौती है। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे समय में आप लोगों ने बिहार में सिविल सेवा दिवस की शुरुआत की, क्योंकि नए तौर तरीके से हम लोग काम करना चाहते हैं और निकला देना चाहते हैं। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, आप इतना भरोसा रखें कि आप काम कीजिए। सब संसाधन जुटे। पिछले 10 वर्षों में कोई काम हमारा नहीं रुका है, संसाधन आया ही है। व्यास जी बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, आपदा आती है तो हमने कहा कि बिल्कुल पूरे जिसको कहिए उन्मुक्त भाव से आपदा पीड़ितों की सेवा की। और हम बराबर कहते हैं कि भाई कोई अगर आपदा आती है तो आपदा पीड़ितों का सरकारी खजाने पर पहला अधिकार। कभी कोई दिक्कत हुई? क्या रिफॉर्म है बिहार में? लोग तरसते थे जो भी आपदा की स्थिति में राहत का काम होता था। आज एक तरफ ओलावृष्टि हो रही है, एक तरफ अर्थक्वेक आया, एक तरफ आंधी तूफान से तबाही हुई और 4 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए का चेक प्रभावित परिवारों को मिल रहा है। ये मामूली बात है। इसका कारण यही है कि हर एक चीज के लिए हम लोगों ने क्लियर कट निर्णय लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एसओपी बना, क्या करना है, आग लगने की स्थिति में क्या करना, सूखा की स्थिति में क्या, सूखा का तो काम ये कर रहे हैं, बाढ़ की स्थिति में क्या करना। उसका नतीजा है कि लोगों को राहत ससमय मिलता है। तो ये कोई मामूली प्रशासनिक सुधार नहीं, ये बहुत बड़ा सुधार है, इसका लाभ है। अब तो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोगों को तो मिल गया, उधर आग लगी है, उसके कुछ ही घंटे के अंदर हमारे अधिकारी पहुंच रहे और लोगों को राहत दे रहे हैं। तो अपने आप में जो काम हो रहा है उसका कारण है निर्णय में स्पष्ट कर, दिशा निर्देश में स्पष्ट कर। मेरा अपना अनुभव है, पहली बार जब 2005 के बाद 6 में 7 में तो इतनी बड़ी, आप सबको मालूम है, उतना बड़ा तो बाढ़ कभी आया ही नहीं। 22 जिले प्रभावित थे, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित थी और उसमें समय पर राहत वितरण का। तो उस समय हम देखते थे क्लैरिटी नहीं, उसके पहले क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे राहत का वितरण करना। डीएम्स परेशान रहते थे कि भाई इसका क्या अर्थ लगा। तो अर्थ किसी को इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। हर चीज में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण, तो हमारे जो कार्यक्रम है 7 निश्चय, नए कार्यक्रम, जो पुराने कार्यक्रम उनमें क्लैरिटी, इनमें भी उसी प्रकार से मार्गदर्शन और दिशा निर्देश होगा। और सारे चीफ सेक्रेटरी और सारे विभाग के सचिव, प्रधान सचिव उसकी कार्यकारिणी में आप लोग को बैठ कर एक चीज को देखिए और इसको लागू कीजिए। और इसको आप लागू करेंगे तो वाकई इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बिहार के सिविल सेवा की इज्जत बहुत बढ़ेगी, बहुत इज्जत बढ़ने वाली। ये क्रियान्वयन से, ये मामूली बात नहीं है। इसको आप करेंगे तो आज के अवसर पर आपसे यही अनुरोध है कि आप अपनी जिम्मेवारी को पूरी मुस्तैदी से लागू करें और जो भी निर्णय लेने की स्थिति उस लेवल पर क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन मत रखिए। कोई गाइडलाइन आप नीचे जारी करते हैं, कोई सर्कुलर नीचे भेजते हैं,
तो उसमें अस्पष्टता नहीं होगी। एक डीएम या एक फील्ड ऑफिसर क्या है? आखिरकार जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो सचिव या प्रधान सचिव के द्वारा ही संसूचित होता है फील्ड, अगर उसमें स्पष्टता होगी तो आपदा प्रबंधन की तरह 3 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए का चेक घर पर जाकर मुझे, तो इसी तरह की क्लैरिटी मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट्स में और जो कार्यक्रम उसमें होने चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस काम को बहुत ही कारगर ढंग से निभाएंगे, चाहे बिहार भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों या बिहार प्रशासनिक सेवा या अन्य सेवाओं के, इस सब लोगों के परिश्रम से और सब लोगों के मेहनत से मैं समझता हूँ बिहार विकास के रास्ते पर और तेज गति से आगे बढ़ेगा। और कुछ मामलों में तो ठीक है, हम लोग प्रचार प्रसार में नहीं जाते, दूसरे राज्य में होता तो लोक सेवा कानून का ऐसा प्रचार करता है। आजकल देखते हैं बिना काम किए लोग बम्पर पब्लिसिटी, वो कुछ नहीं रहा, पब्लिसिटी बम्पर। अब आप लोक सेवा में इतना काम किए, भाई जो विकसित प्रदेश है वो आकर यहाँ से ले गए, यहाँ से कानून की कॉपी लेकर गए, जो कुछ भी किया और अपने राज्य में बनाए, उसको लागू किया, इफेक्टिवली लागू किया। तो इन सब चीजों का नहीं मिलता। देखिए बिहार में महिलाओं को पहली बार पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में 50% का आरक्षण। एक उदाहरण देकर हम अपनी बात करूंगा। और प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में भी 50% महिलाओं का आरक्षण। 50% का जो आरक्षण बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और नगर निकायों को मिला। बिहार पहला राज्य, कई राज्यों ने उसको अपनाया और अब भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके उसका प्रोविजन करने जा रही है। और हमको चिट्ठी देकर खुशी हुई, राय मांगी, क्योंकि तो रूटीन वे में भेज देता है ना सब जगह राय। जैसे जब हम लोगों ने सैप का यहाँ बनाया जो